नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। टुडे इज 1st of April 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आज का न्यूज असम ट्रिब्यून से लिया गया है, दैट इज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट छात्र दिवस। सो बेसिकली असम सेलिब्रेट कर रही है छात्र दिवस ऑन द ओकेजन ऑफ बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का 67th डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में बेसिकली छात्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाउ इस दिवस में स्टूडेंट से हमारे सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या क्या अपील की है। उन्होंने बोला है दैट देखो एटलीस्ट हमें एटलीस्ट वन एथनिक लैंग्वेज को हमें सीखना चाहिए अगर हमें इन बड़े से ग्रेट सोल को अगर हमें रिस्पेक्ट देना है तो। फंड्स वेर ऑल्सो डिसबर्स, एक स्कीम आपको पता होना चाहिए असम गवर्नमेंट का, अभिनंदन स्कीम, राइट। तो उसके अंडर फंड्स को डिसबर्स किया गया है टू द स्टूडेंट्स जो क्या परस्यू कर रहे हैं हायर एजुकेशन बाय टेकिंग एजुकेशनल लोन्स। यही क्यों फाइनेंशियल एड्स भी अनाउंस किए गए हैं फॉर अराउंड 337 कॉलेजेस। अगेन ये कॉलेजेस इतना भी ज्यादा भीतर में नहीं याद करना, बट आपको क्या दिमाग में होना चाहिए, वो उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी के बारे में आपको समझना आपको याद होना चाहिए दैट हु एक्चुअली ही इज, राइट। सो देखो ये जो थे ना एक इंडियन बोडो सोशल एक्टिविस्ट थे और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के, है ना। इनफैक्ट इनको जो ये टाइटल दिया गया था ना बोडोफा का टाइटल का मतलब पता है क्या होता है, गार्जियन ऑफ बोडोज, है ना। तो ये टाइटल इनको पोस्टमसली जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनको दिया गया था, याद रखिएगा, अपॉन ऑन 8 में 1990 रिकॉग्निशन ऑफ हिज विजन एंड लीडरशिप, राइट। इनफैक्ट उनके लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, जिसको हम लोग कहते हैं बोडोफा डे, राइट। क्लियर है ना। जब हम बिल्कुल बोडो कम्युनिटी के बारे में भी डिस्कस यहां पे कर ही लेते हैं दैट बोडोज है कौन। ये एक लार्जेस्ट एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है असम में एंड ये मेनली बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में ही कंसंट्रेटेड है, राइट। नाउ बोडोज आर तिब्बतो बर्मीज स्पीकिंग एथनिक ग्रुप्स और बोडो पीपल जो है ये स्पीक करते हैं बोडो लैंग्वेज, जो क्या एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे constitution में, right. In fact, Bodo people are recognized as plain tribe in 6th schedule of Indian constitution as well. So these are few of the factual things about Bodos. Next, let's proceed to the very next news, that is policy on cattle dehorning and castration. So basically, central government ने notify किया है prevention of cruelty to animals, animal husbandry practices and procedure rules 2023 में, right. In fact इसमें आउटलाइन किया गया है दैट देखो कैटल का अगर डीहॉर्न बाई चांस उसको अगर करना पड़े या फिर उसका कैस्ट्रेशन अगर करना पड़े, राइट, या फिर कुछ भी अगर करना पड़े, सो दैट शुड बी डन अंडर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, मतलब किस प्रोसेस से, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है इस रूल से, ये जो रूल लाया गया ना इसके थ्रू आउटलाइन किया गया कुछ प्रोसीजर दैट बाई चांस अगर डीचॉर्निंग या फिर कैटेस्ट्रेशन करना पड़े सो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें एक रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर को, और मैंडेटरीली ध्यान से देखिएगा, मैंडेटरीली हमें यूज करना पड़ेगा ऑफ जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, राइट, जिससे उनको पेन ना हो, राइट। तो अनडाउटेडली रूल जो है ये क्लियरली प्रेस्क्राइब कर रहा है मेथोलॉजी कैसे उनको इन यूथेनेशिया दिया जाए, है ना, और टू द इल एनिमल्स। जैसे बहुत, अब देखो एटलीस्ट ह्यूमन में तो यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड, बट इन केस ऑफ एनिमल्स एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट एनिमल्स को बहुत ज्यादा पेन होता है, उसमें उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। तो एनिमल्स को अगर यूथेनेशिया देने का प्रोविजन अगर कुछ है तो वो इस रूल्स में क्लियरली मेंशन किया गया है। मतलब मेन एम क्या है इस रूल्स को लाने का, वो यह है दैट प्रिवेंट किया जा सके क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल, पहली बात तो, और दूसरा एक हमें ह्यूमेन एनिमल्स को हस्बैंडरी प्रैक्टिसेस को ह्यूमेन तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जा सके। नेक्स्ट, हियर इन दिस न्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल NCLAT। नाउ NCLAT के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सवाल होता है क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट NCLAT ने एक पेनल्टी अपहेल्ड किया था इतना करोड़ रुपया का, किस पर लगा था वो,
एक हमारा गूगल पे, राइट नाउ। देखो पहले तो मैं आपको वो स्टोरी बतला देता हूं दैट क्यों गूगल पे लगा था। एक्चुअली आपको पता है दैट जिसका भी फोन, मैक्सिमम तो एंड्रॉइड फोन ही यूज करते होगे, ऑफ कोर्स बहुत सारे आईफोन भी यूज करता है, बट मैक्सिमम एंड्रॉइड फोन देख लीजिए, आपको मैंडेटरी पहले से गूगल के एप्स इंस्टॉल रहेंगे। समझ लो, अब क्या ना, गूगल का डोमिनेंट पोजीशन है दुनिया में, बहुत बड़ी कंपनी है भाई गूगल, राइट। तो इस डोमिनेंट पोजीशन का वो गलत फायदा उठा लेती है गूगल, है ना। और उस गलत फायदा को उठाते हुए गूगल क्या करती है दैट वेरियस मोबाइल कंपनीज को मैंडेटरीली बोलती है नहीं नहीं हमारे डाउनलोड होने चाहिए, या फिर कुछ पैसे वैसे देती है, जो भी हो। बट ये तो एक कंपटीशन के तो अगेंस्ट जा रहे हो ना। अब हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो करती क्या है, वो तो यही तो करती है दैट अगर कोई अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है और कंपटीशन को कट कर रहा है, राइट, तो उस पे नकल कसे, राइट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली गूगल के ऊपर इतना करोड़ रुपया का फाइन लगाया था। अब गूगल क्या करे, गूगल तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अपील किसके पास करना होता है, तो वो होता है एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो लॉ अब ये क्या करेगी, ये फिर से उसको प्रोविजन को देखी दैट क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सही है या गूगल सही है। सब कुछ देखते हुए फिर उन्होंने बोला नहीं भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही सही है, और इसीलिए इन्होंने अपील किया दैट जी हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पेनल्टी जो लगाया था ये बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि गूगल एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट कर रही थी इन एंड्रॉइड इकोसिस्टम, राइट। तो समझ गया मेन इशू क्या है। अब आ जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2016 को, और ये एपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसमें हेयर किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है वैसे अपील्स विच इज अगेंस्ट एनी डायरेक्शन जो क्या इशू किया जाता है बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यही तो मैंने बोला है ना। इनफैक्ट एनसीएलटी इज आल्सो द एपीलेट ट्रिब्यूनल टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट भी, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट न्यूज जो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाला है ये है क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ के बारे में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको ऑफ कोर्स 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने प्रोड्यूस किया हमारे देश का पहला, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला फर्स्ट एवर क्लोन ऑफ काल्फ, राइट। और ये क्लोन है, दिस इज दैट क्लोन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। पहला ऐसा क्लोन ऑफ काफ जो क्या बिलोंग करती है ऑफ इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड, और इसका नाम पता है क्या रखा गया, गंगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सवाल होता है दैट क्लोन कैसे किया गया, ये जो क्लोनिंग की जाती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ये होता क्या है, चलो देखते हैं। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका किया जाता है, राइट। मतलब जो बच्चा प्रोड्यूस होगा ना वो एग्जैक्टली अपने जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, गिर, इंडिजिनस गिर काउ, राइट। तो उसका रेप्लिका प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, राइट, या फिर जिसको हम लोग क्लोन भी बोलते हैं, राइट। ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड थ्रू अ टाइप ऑफ क्लोनिंग, और इस क्लोनिंग का प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। याद रखिएगा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन्वॉल्व क्या करता है, रिमूविंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एग सेल and replacing it with the nucleus of somatic cell from the organism to be cloned, right। तो बेसिकली ये प्रोसेस है उस पर जो जाता है, राइट। नेक्स्ट, महोदबा देशावरी वैरायटी ऑफ बिटल लीफ। बिटल लीफ मतलब पता है क्या होता है, पान का पत्ता, खाते हो ना शादी के बाद जो देता है पान, है ना। सो देखो एक्चुअली ये न्यूज में था इसलिए दैट्स वी आर डिस्कसिंग। ये एक बहुत ही हाईली वैल्यूड है फॉर इट्स यूनिक फ्रेग्रेंस। अगर आप इसको सूंघोगे भी ना बहुत गंध भी अच्छा है, एंड जब इसको खाओगे जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है ना। बहुत अच्छा पान का पत्ता है, या राइट। इनफैक्ट ये कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट इसको रिसीव भी हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2021 में। तो याद रखिएगा कहां से है, जीआई टैग वाला क्वेश्चन है। जीआई टैग वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट आई मीन फॉर एनी सिविल सर्विस एग्जाम फॉर दैट मैटर, राइट। सो यस, their sizes is larger than other beetle varieties and they have a unique aroma and less fiber with mild bitterness and sweet taste। तो ये सब तो जस्ट इसके फीचर्स है दैट ये कैसा टेस्ट करता है, कैसा है ये ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों सॉल्ट मार्शेस के बारे में, राइट। नाउ
कहा जा रहा है 90% ऑफ दुनिया का जो सॉल्ट मार्शेस है ना, इट मे बी लॉस्ट ड्यू टू राइजिंग सी लेवल बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, दैट इज 2100 के एंड तक कहा जा रहा है ये सब भी खत्म हो जाने वाला है। और इसके ऊपर एक स्टडी एक्चुअली किया गया था बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, उन्होंने ये सब किया। तो सवाल होता है ये सॉल्ट मार्शेस है क्या? देखो, सॉल्ट मार्शेस नाम से पता लग रहा है कुछ तो सॉल्ट टाइप का कुछ चीज होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, दैट कंसीडर करो दैट दिस इज आवर इंडिया का पेनिनसुला, राइट? तो अब इंडिया का पेनिनसुला में क्या होता है ना, अब कभी हाई टाइड लो टाइड्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है ना। हाई टाइड में क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर चला जाता है। पानी का लेवल जब ऊपर चला जाता है तो कुछ कुछ पानी जो है भीतर के कोस्टल एरियाज में इनंडेट कर ले जाती है ना, और वहीं पर रह जाती है। अब क्या होता है, पानी मतलब काइंड ऑफ वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया, है ना। सन के रोशनी के कारण पानी तो इवापोरेट कर जाता है, बट वो सॉल्ट तो रह जाता है ना, है ना। तो मैक्सिमम कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशन में सॉल्ट मार्शेस हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कोस्टल वेटलैंड्स ही होते हैं जो क्या फ्लडेड और ड्रेन किया जाता है बाई सॉल्ट वाटर, जो क्या टाइड्स के द्वारा लाया जाता है। क्लियर है? ओके। इनका लोकेशन कहां है? ऑफ कोर्स मेनली इंटरटाइडल जोन, जो क्या कोस्ट लाइन के अलोंग हो देखने को मिलता है। उन्हीं रीजन्स में हम लोग को ये सॉल्ट मार्शेस देखने को मिलता है। वेजिटेशन जो है ये बेसिकली ग्रासेस के द्वारा डोमिनेट हो जाता है, ऐसे जो कि सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मैंग्रोव्स, है ना। मैंग्रोव्स इन रीजन्स में बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होते हैं। सॉइल्स, किस टाइप के सॉइल्स होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल दैट आर ऑफन एनॉक्सिक, दैट इज जो क्या ऑक्सीजन से डिप्लीट हो जाता है, उस टाइप के सॉइल्स कंडीशंस हमें यहाँ पे प्रिवेल होते हुए दिखते हैं। और इसकी इकोलॉजिकल फंक्शंस की अगर बात करें तो यस, बहुत, ये क्योंकि इकोटोन स्पीशीज है, पता है ये इकोटोन रीजन है। इकोटोन रीजन क्या होता है? कोई अगर एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल रीजन है और दूसरा पर्टिकुलर इकोलॉजिकल रीजन, फॉर एग्जांपल मैं इसी कंडीशन में अगर देख लूं, अब देखो, एक हो गया कोस्टल लैंड, एक ओशन हो गया, है ना। ओशन के बाद हो गया कोस्टल लैंड, तो अचानक से ये क्या हो गया? लैंड इकोसिस्टम था, यहां पर क्या हो गया? ओशन इकोसिस्टम है। लैंड इकोसिस्टम से ओशन इकोसिस्टम के ट्रांजिशन वाला जो जोन है ना, यही तो, इसी को कहते हैं इकोटोन वाला रीजन। और ये भी तो हम लोग जो सॉल्ट मार्शेस है, ये भी तो इकोटोन वाले रीजन में ही ना आता है। तो उसी लिए बोला, इकोलॉजिकल फंक्शन अगर देख लीजिएगा, यस, हैबिटेट है बहुत अलग अलग टाइप के फिशेस, बर्ड्स एंड डिफरेंट अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का। थ्रेट्स क्या क्या है? दे आर थ्रेटेन्ड बाय सी लेवल राइज। जी हाँ, ये बोला जा रहा है, सी लेवल राइज कोस्टल रीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है, इसलिए तो कोस्टल रेगुलेशन जोन लाया गया है, राइट। वहां पे पोल्यूशन एक्टिविटीज होती है, यही क्यों, क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो है धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है। तो सी लेवल राइज अगर होगा तो ये तो सॉल्ट मार्शेस डूब ही ना जाएंगी जी, है ना। तो कोस्टल स्क्वीज हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब सोचो दिस वाज द कोस्ट, राइट। अब ये कोस्ट अगर भीतर भीतर धीरे धीरे छोटा हो गया तो कोस्ट तो स्क्वीज हो गया ना। तो वही तो बोला गया, कोस्टल स्क्वीज, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मार्शेस। पहले सॉल्ट मार्शेस इधर थे, अभी सॉल्ट मार्शेस शिफ्ट करके और भी भीतर घुस जाएंगे ना, अगर कोस्ट यहाँ पे गायब भी हो गया सी लेवल राइज के लिए, समझ लो बात। तो उससे क्या हो रहा है? कोस्टल स्क्वीज हो रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मार्शेस इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द सी लेवल राइज and anthropogenic activities and geographical factors, right? So ये सब कुछ कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। और आ जाते हैं अभी एमसीक्यूज में गाइस। एमसीक्यूज की अगर बात करें, कल के क्लास में एक एमसीक्यू पूछा गया था, और वो एमसीक्यू क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। यस, एब्सोल्युटली, ये प्रोग्राम टारगेट कर रहा था ऑल नॉन लिटरेट्स एजेड 15 इयर्स एंड अबव, राइट। ये तो सही था ना, है ना। तो दोनों के दोनों सही थे, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा था? इनकरेक्ट, राइट। अगर सही के सही पूछता तब तो सी होता, बट अभी बी है, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, आज का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सब कोई नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, राइट। Consider the following statement about recently produced first ever clone of calf belonging to an indigenous Gir cow breed. बहुत बड़ा न्यूज है, राइट। सो यस, इट इज हैविंग हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन पेपर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज क्रिएटेड थ्रू अ टाइप ऑफ क्लोनिंग व्हिच इज कॉल्ड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और दूसरा है द क्लोन्ड काफ हैज बीन नेम्ड गंगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। I'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion.